Hello friends, how are you all? All are meeting again. So let's move on the lesson. We first learn about Nalanda University. Today we will learn about life of the people. Okay? Information about the reign of King Harsh is available from the writing of Chinese traveler Yuan Xiang. This means किंग हर्षवर्धन के लाइफ की अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो वो चाइनीज़ ट्रैवलर जो आए हुए थे यहाँ, जिसके अंदर एक था यूएन सैंग, जिनकी बुक के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें से हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ द टाइम वेर फोर्टिफाइड एंड हैड यूज गेटवे एट देयर एंट्रेंस। उनके बुक के हिसाब से बताया गया है कि हर्षवर्धन के टाइम पे जो भी विलेज और टाउन्स थे वो पूरे फोर्टिफाइड थे। फोर्टिफाइड मीन्स टू मेक अ प्लेस स्ट्रोंगर एंड रेडी फॉर एन अटैक, मीन्स किलाबंदी करना, यानी टाउन्स एंड विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी किंग के अदर किंग के अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको फोर्टिफाइड किया जाता था। यहाँ तक कि वो विलेज और टाउन के अंदर एंटर होने के लिए हर्षवर्धन ने बहुत ही बड़ा जो गेट बनाया था, जो एंट्रेंस गेट था, वो बहुत ही यूज था। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स वाइल द पर्दा सिस्टम एंड इंटरकास्ट मैरिजेस वेर नॉट प्रिवलेंट एट दैट टाइम। ओके, द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स मीन्स as already in the 6th standard we have to study about 4 groups of the society. Now in 4 groups whole societies are divided to Harshvardhan, and this group's name was Brahman, Kshatriya, Vaishya and Sudra. Okay, now while the parda system means ladies cover your head, cover our head and mouth. ओके, मीन्स पर्दा जो रियल में अभी भी बहुत सारे विलेजेस के अंदर लेडीज़ को घूंघट लेना होता है, ठीक है, सिर पे ओढ़ना होता है, उसको पर्दा बोला जाता था। एंड इंटरकास्ट मैरिजेस वेर नॉट प्रिवलेंट एट दैट टाइम। इस टाइम पे इंटरकास्ट मैरिजेस प्रचलित नहीं थे, मतलब कि अलाउ नहीं थे। ओके, the customs of sati and child marriage and polygamy had started by then. इंटरकास्ट मैरिजेस और पर्दा सिस्टम अलाउ नहीं थे, बट हर्षवर्धन के टाइम पे जो सिस्टम अवेलेबल था उसके अंदर एक था कस्टम ऑफ सती। सती मीन्स वुमेन वुड इमोलेट हर सेल्फ ऑन हर हस्बैंड्स फ्यूनरल पायर। मीन्स जब उसके हस्बैंड मर जाते थे तो उनको अपने लैब के ऊपर उनका सिर रखकर वुमन को जलाया जाता था। बाय फोर्सली उनके पास ये करवाया जाता था। चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगेमी है स्टार्टेड बाय देम। यहाँ तक कि बॉर्न जो बेबी होते थे वो, या फिर छोटी एज के अंदर ही बच्चों की मैरिज करवा दी जाती थी। पॉलीगेमी मीन्स बहुपत्नीत्व मीन्स एक से ज़्यादा शादी। ये सिस्टम उनके टाइम में अवेलेबल थी। द लोकल डाइट कंसिस्ट बाय मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। उस टाइम पे उनका जो खाने पीने का था, लोकल डाइट था, लोगों का जो लोकल डाइट था वो क्या था? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, वीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, दे वोर क्लीन सिंपल वाइट क्लोथ्स, मेन वोर धोतीस एंड वुमन वेयर साड़ीज। उस टाइम पे जो लोग पहनते थे वो सिंपल वाइट कपड़े पहनते थे, पर मेन धोतीस पहनते थे और वुमन साड़ीज़ पहनती थी। देयर ऑर्नामेंट्स, रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट, नेकलेस वेर मेड फ्रॉम फ्लावर्स। उनका जो ऑर्नामेंट्स था, ठीक है, वो सारे फ्लावर से बने होते थे। चेस एंड गेम ऑफ डाइस वेर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है, उस टाइम पे जो गेम
अवेलेबल थे, जिसके अंदर चेस एंड डाइस. डाइस मीन्स पासा. Recently you may have seen in the Mahabharata how the accept of Sakuni was factual, and because of that aspect the battle of Mahabharata took place. आप लोगों को पता ही होगा ना कि शकुनी ने कैसे पासे फेंके और कैसे महाभारत हुआ. Now acrobats and conjurers wandered from village to village entertaining people. उस टाइम पे एक्रोबेट्स मीन्स, डू यू नो एक्रोबेट्स किसको बोला जाता है? एक्रो मीन्स नट, जो नाटक करते हैं ना वो. एंड कंजूरर मीन्स जादूगर. ये उस टाइम पे विलेज में घूम घूम कर अपना एंटरटेनिंग का जो वर्क था वो करते थे और लोगों को एंटरटेन करते थे. फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री वेयर द मेन ऑक्यूपेंसेस ऑफ द पीपल. उस टाइम के लोगों का मेन ऑक्यूपेशंस फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री मीन्स एनिमल्स की केयरिंग करना. ये दो उनके मेन ऑक्यूपेशंस थे. लैंड रेवेन्यू वाज 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन. जो लैंड रेवेन्यू पे करनी होती थी किंग या किंगडम्स को, वो पूरे प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट पे करना होता था. इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड वाज कैरिड आउट बाय द वैश्य. जो ट्रेडिंग का काम होता था, बिजनेस का काम होता था, वो इंटरनल हो मीन्स अपने देश के अंदर हो, या फिर इंटरनेशनल यानी अदर कंट्री के रिलेटेड हो, वो कौन करता था? वैश्य. ओके. अ हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्र टू भृगु कच्छ मीन्स भरूच. प्रेजेंटली भरूच पोर्ट वॉज बिल्ड बाय द स्टेट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. ट्रेडिंग के लिए और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए. पाटलिपुत्र से भृगु कच्छ मीन्स भरूच तक उन्होंने एक हाईवे प्रिपेयर करवाया था. गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वेर यूज्ड फॉर कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन. कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए जो भी यूज़ किया जाता था मीन्स जो करेंसी यूज़ की जाती थी उस टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स थे. ऑर्नामेंट्स, स्टेच्यूज, आइवरी, कार्व वुडन पीसीस वेर एक्सपोर्टेड मीन्स उनके टाइम पे ऑर्नामेंट्स, स्टेच्यूज, आइवरी मीन्स एलिफेंट टस्क, उसके अंदर से जो बनाया जाता था वो सारे ऑर्नामेंट्स या फिर कोई मॉडल या आइडल जो भी बना होता था वो सारे पीसीस एक्सपोर्ट किए जाते थे मीन्स यहाँ से अदर कंट्रीज़ में भेजे जाते थे. द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज हर प्रॉस्पेरिटी. यही सारी जो अलग अलग मटेरियल्स यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था जो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज़ करता था. ड्यूरिंग द reign of King Harsh, India had good business relation with Rome, which led to the inflow of gold in India. किंग हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया का जो बिज़नेस था वो रोम के साथ बहुत ही अच्छा था और वो बिज़नेस रिलेशन की वजह से इंडिया के अंदर उस टाइम पे सबसे ज़्यादा गोल्ड फ्लो हुआ था. इंडिया के अंदर फ्लो हुआ था मीन्स बह रहा था यानी आ रहा था. People followed Hinduism, Buddhism, Jainism, but were tolerant toward other religions. People उस टाइम पे हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को फॉलो कर रहे थे. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वॉज यूएन त्सांग. ओके. नेक्स्ट वन इज़ यूएन त्सांग. यूएन त्सांग was Chinese traveler who came to in India during the Harshvardhan's rule. Okay. Now see the map. This red line show that is the route of यूएन त्सांग. जो ये रेड लाइन में आप लोगों को पूरा लाइन दिख रहा है, ये रेड लाइन आपको शो करती है कि यूएन त्सांग जो इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है, तो वो कौन सा रूट यूज़ किए थे वो पूरा रूट आपको बता रहा है. ओके. नाउ द स्टडी अबाउट यूएन त्सांग नाउ एंड दिस फोटोग्राफ is Yuan Tsang. Now when he came to in India, so he came to in India 621. कब आए थे वो? 621. He went back to China in 645 CE. The Chinese traveler Yuan Tsang visited the India during her reign
instituted Buddhism at Nalanda for 5 years. Okay. ह्यूएन जो इंडिया के अंदर आए थे, जिन्होंने उस टाइम पे विज़िट किया और नालंदा यूनिवर्सिटी में रहकर 5 इयर्स उन्होंने स्टडी की. ह्यूएन हैज़ नोटेड दैट 100 बुद्धिस्ट मठ इन हर्ष किंगडम. ह्यूएन ने अपने नोटबुक के अंदर नोट किया हुआ है कि हर्षवर्धन के टाइम पे 100 बुद्धिस्ट मठ अवेलेबल थे. पीपल लिव्ड अ सिंपल, pious and peaceful life based on living by rules of good, moral and conduct and justice. Okay. उस टाइम पे मीन्स हर्षवर्धन के टाइम में जो लोग थे वो बहुत ही सिंपल, पायस मीन्स पवित्र, रिलीजियस लाइफ, पायस मीन्स रिलीजियस लाइफ. ओके. पीपल वेर मॉरली गुड. And what is breaching? Cheating and breaching of promise were considered sinful. What is breaching? Breaching means not following rules and disciplines and laws. Okay. Here we have got something to know about Yuan Sang. Yuan Sang stayed in India for 15 years and visited different places. He has described the social, political and religious condition of that time. And he returned to China via Central Asia and took with him many books in 645 CE. He took many books, relics and statues. Relics means related to Lord Buddha's life. Lord Buddha's के लाइफ के रिलेटेड उन्होंने बुक्स, स्टेच्यूज यहाँ से अपने साथ ले गए थे. During his stay, he attended the 6 Buddhist religious congregation at Prayag. And this meeting was held by Harshvardhan. Okay. Now, next class we discuss about our next state, that is Vatapi. Bye everyone. Have a good day.